हमारा मकसद है कि हमें अपने मुल्क को ऊंचा डेवलप करना है, वो कैसे होगा कि अगर हमारे गांव में हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गांव में हॉस्पिटल नहीं होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल होते हुए भी नहीं है। अगर सच में गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे तो इससे बहुत बड़ा बढ़ावा हो जाएगा टूरिज्म सेक्टर को। सबसे पहले जो है अगर उनको एम्पावर करना है तो उनको एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। मंजिल खुद करेगी इस्तिकबाल तेरा, मंजिल खुद करेगी इस्तिकबाल तेरा, तू फिर से सफ़र पे निकल तो सही। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे प्रोग्राम में जिक्र होता है लोगों के मसले और समाजी इश्यूज़ के। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंशियात एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारी कौम को पूरी तरीके से मुलव्विस करके रखा है, जिसने हमारी यूथ को तबाह करके रखा है। तो कैसे हम इस मंशियात को अपने समाज से उखाड़ फेंकेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। जो कि एग्रीकल्चर है, ये खाली कश्मीर की इकानमी की बैकबोन नहीं है, पूरे इंडिया की जो इकानमी है 70 to 80% जो इकानमी जनरेट होती है, ये इसकी बैकबोन मानी जाती है। खाद मियारी होनी चाहिए, दवा मियारी होनी चाहिए, हम दूर तक नहीं जाएंगे, तब हमारा सेब मियारी होगा जब हॉर्टिकल्चर इस पर ध्यान देगा। हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है ये बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक जनरेशन हुई थी यहाँ पे। और जब क्वालिटी फ्रूट होगा मार्केट में जाएगा तब वो एक कंपटीशन में चला जाएगा। यही उम्मीद है कि हमारी ये बात मुतलका हुकाम तक पहुँच जाए और इसका सरीबाब हो जाए। हमने बहुत पहले से ही डिमांड कर रखी थी कि कम से कम इस इंडस्ट्री को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, ताकि जो भी नागानी आफात हो उससे हमारा ग्रोवर जो है, हमारा किसान जो है, ज़मींदार जो है, बाग मालिक जो है, वो उन सब से महफूज रह सके। आज टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल गाइडेंस होनी चाहिए एक बागवान को। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी इसी पर डिपेंडेंट है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी कुलगाम में मौजूद है और यहाँ के लोगों से हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में काफ़ी बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ उन्हें दस्तयाब है एजुकेशन के मामले में, या अर्बन एरिया के मुकाबले में रूरल एरिया में किस तरह की फैसिलिटीज़ और किस तरह के हार्डशिप्स उन्हें देखने को मिल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। एक बार फिर रूबारूब टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, एजुकेशन के मामले में काफ़ी तरक्की हुई है। यहाँ कुछ साल पहले ही हमारे यहाँ कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है और बड़ी अच्छे ढंग से वो चल रहा है। और जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, और यहाँ पर आर्मी गुडविल स्कूल भी चल रहा है जहाँ से अच्छे बच्चे भी निकलते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे सरकारी स्कूलों में कामकाज है वो ज़्यादा हम उसमें मुतमईन नहीं हैं। उसकी वजह सरकार खुद भी जानती है कि सरकार की कुछ पॉलिसियाँ हैं। पिछले सरकार जो थी उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम का निज़ाम है ये थोड़ा दरम बरम हो गया था। लेकिन नई सरकार ने आते ही जो ये एग्ज़ामिनेशन का मामला उठाया है कि अब नवंबर सेशन दोबारा होगा, वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, सराहनीय कदम है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं विंटर के सीज़न में ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाते हैं, और घर में वो प्रिपरेशन जो है नया क्लास में जब जाते हैं वो दिल से वो प्रिपरेशन करते थे, तो वो एक खुशाइंदा कदम है।
जी सर, अगर हम देखेंगे, इन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी है और प्राइवेट स्कूल्स भी है, और अगर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, तो ये बोलना शायद यहाँ पे सभी को गलत लगेगा। जिस तरीके से हमने कहा कि हॉर्टिकल्चर की हमने बात की, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स देखे, तो सेम जो हमारा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ नॉट क्वालिटेटिव, इट इज़ क्वांटिटेटिव। इसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स रहे हैं। जैसा कि मैं अपनी बात यहाँ पे रखता हूँ, आई एम ट्रिपल पीजी। मैंने एक पीजी हिस्ट्री में किया है, एक पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इन कश्मीरी, एंड उसके बगैर मैंने बीएड और एमएड किया है फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। और मेरे यहाँ पे एक दो कोलीग्स भी हैं जो मेरे साथ वहाँ पे पढ़ते थे। मेरा जो कंसर्न है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया का, वो फोकस कर रहा है मेमोराइजेशन पे ज़्यादा रेदर देन लर्निंग पे। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, सिर्फ रट्टा लगाना होता है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद है। यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग वो भी गलत है। हर इंडिया के हर स्कूल में यहाँ पर 8 घंटे लगते हैं स्कूल आने में, वहाँ पर पढ़ाई करने में, फिर वापस आने में। तो जो स्कूल की टाइमिंग वो भी चेंज होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी करें। तो और जो मेरा कंसर्न है, यहाँ पर जो इंडिया में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्यों नहीं निकालते हैं स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा है? इसका एक ही कंसर्न है, वो ये है कि जो बच्चों है उनको प्रिपेयर नहीं किया जाता है बचपन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर उनको फोकस किया जाता है सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर यही है सोसाइटी में हमारी, जो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लाएगा वही इंटेलिजेंट है, वही सब कुछ है। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स लाएगा वो कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो कंसर्न है यही है कि हमें बचपन से ही, हमें जो फर्स्ट क्लास से हमें यही स्टडी देनी चाहिए कि हम ज़्यादा फोकस करें प्रैक्टिकल नॉलेज पे, ज़्यादा हम रिसर्च करें, जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है उस पर हम फोकस करें, रादर देन इस पे फोकस नहीं। अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स हमें लिखने पड़ते हैं। ये कोई भी कर सकता है, 2 महीने लगते हैं इसमें, मगर ये असली मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद है कि हमें अपने मुल्क को ऊंचा डेवलप करना है। वो कैसे होगा? जब हमें लर्निंग होगी, जब हमें नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। एजुकेशन सेक्टर एक गवर्नमेंट से प्राइवेट में शिफ्ट हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब कोचिंग करते हैं विंटर में, वो तो प्राइवेट में जाते हैं, वो सारा सिलेबस वहाँ ही कंप्लीट होता है। मुझे फिर ये नहीं लगता है कि वो बच्चा क्यों फिर अटेंड करेगा स्कूल। इसमें मेरी एक सजेशन है, अगर इनको कुछ विंटर अलाउंस गवर्नमेंट टीचर्स को दिया जाए, और विंटर में ये जैसे एक बच्चा 4 गांव दूर जाता है कोचिंग के लिए, वो अपने गांव में क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में कोचिंग हासिल करे। उनको कुछ अलाउंस दे के अगर वही वो गवर्नमेंट लेवल पे ही अपने ही बच्चों को कम से कम कोचिंग दे, उनको पढ़ाए, वो ठीक रहेगा। उसी से मेरे ख्याल में एजुकेशन सिस्टम रिवाइव हो जाएगा। स्कूल तो गाँव में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने की ज़रूरत है। हमारे असातिज़ा जो इन स्कूलों में काम करते हैं, क्या वजह है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा कि एक सरकारी स्कूल में वेल क्वालिफाइड हमारे टीचर्स होते हैं और प्राइवेट स्कूलों में उतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाते हैं? अगर दिल्ली में ये मुमकिन हो सकता है कि वहाँ का प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकलकर सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं, और उस सोसाइटी में जो हमसे करीबन 50 साल आगे हैं, जब वहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं मुमकिन हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। उसके साथ साथ हमारा जो अभी नया जो कंपटीशन का दौर आया है, हम सरकार से चाहते हैं कि हर पंचायत में डेवलपमेंट के नाम पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। मनरेगा में पैसा आता है, कैपेक्स में पैसा आता है। सरकार से हम चाहते हैं कि कम से कम जो आने वाले वक्त में जो पंचायतें इस्टेब्लिश होंगी, जो पंचायतें एग्जीक्यूट होंगी, उन पंचायतों में वो ये सुनिश्चित करें, वो ये लाजमी बनाए कि हर पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी होनी चाहिए,
जहां हमारे बच्चे जो है, जहां हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन जो हासिल करने के लिए उनके पास साधन नहीं होते हैं, कम से कम वो वहां जाकर, कुलगाम में कई जगहों पर हमने यहाँ पर शुरू हुआ है, बहुत सारे पंचायतों में शुरू हुआ है, और हम समझते हैं कि अगर एजुकेशन को हमने बढ़ाना है तो हमने ये फैसिलिटी जो है वो हमने पंचायत लेवल तक पहुंचानी है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कम खर्चे में बड़े बड़े एग्ज़ामों में बैठ सकें। और उसमें चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो उन्होंने यहाँ पे पॉलिसीज़ फ्रेम की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप देखोगे कि उन पॉलिसीज़ की वजह से जितने भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ख़ास करके जो हमारे एजुकेटेड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक पॉलिसी फ्रेम की गई RETs की, जिससे हम लोगों का बहुत ही नुकसान हो गया, हमें बहुत बड़ा दचका लग गया उससे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा पूरे RETs उसमें क्वालिफाइड नहीं है। RETs तो उसमें आधे इतने क्वालिफाइड है, उन्होंने PG, किसी ने PhD भी किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट की हैरिश पॉलिसीज़ उस टाइम थी, उन्होंने उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उस टाइम 10th रखी और 10th बेसिस पे उनको रिक्रूट किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें किस तरह की एजुकेशन मिलती है बच्चों को और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ पे? गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट टीचर्स भी मत होंगे, टीचर साहिबान, उनको तो अपना हाल पता ही है कि वहाँ पे अब कैसा सिस्टम चल रहा है। वहाँ का आप रोल देख सकते हो, जो वहाँ के बच्चे हैं, दे आर नाउ टर्निंग टू मूविंग टू प्राइवेट स्कूल्स। वाई दे आर मूविंग टू प्राइवेट स्कूल्स? ये तो हम जानबूझ के अंधे बन रहे हैं। आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किस मयार की टीचिंग हो रही है, ये तो हम सब जानते हैं। अब गवर्नमेंट दावे कर रहे हैं कि जाके इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो वो जाते ही नहीं है। अगर साल में 1-2 बार आ गई, वो वहाँ पे आते हैं, चाय शाय पीते हैं, उनके साथ गपशप करके वो चले जाते हैं। तो अगर आप देखोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। श्रीनगर के कंपैरिजन में अगर आप कुलगाम के एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं तो आपको किस तरह का अपना सेक्टर दिखाई देता है एजुकेशन का कुलगाम में, और क्या वजह है कि रूरल एरिया से बच्चे जो है अर्बन एरिया शिफ्ट करते हैं एजुकेशन के लिए? काफ़ी सारे लोग कुलगाम से भी हैं जो श्रीनगर में अभी पढ़ाई करें, तो उसके पीछे क्या वजह है? इसका एक वजह है, पहले यह है कि जो फैसिलिटीज़ है श्रीनगर में, एजुकेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स भी ज़्यादा है। कुलगाम से कंपैरिजन अगर हम करें, वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स भी हमें मिलते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं, वहाँ पर कम्पिटिटिव नेचर होता है, इसीलिए जो लोग हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। तो अगर हम फोकस करें, ऑनलाइन एजुकेशन आज ज़्यादा चलता है, ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं भी ऑनलाइन एजुकेशन पे भी घर में सेल्फ स्टडी करता हूँ। जो कंसर्न मुझे लगा, जो प्रॉब्लम मुझे लगा ऑनलाइन एजुकेशन में, वो ये है कि जो गरीब बच्चा होता है, जो गरीब स्टूडेंट होता है, जिसको पढ़ने का पैशन होता है, उसको जो इंस्ट्रूमेंट्स, लैपटॉप्स, टैब्स ये उसको नहीं मिलते, मोबाइल फ़ोन्स नहीं मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि वो हर किसी गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करे, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन उस सब पे बात कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुलगाम के हेल्थ सेक्टर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं हेल्थ हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि हेल्थ के मामले में उनके क्या कुछ मसला मसाइल हैं। मैं हेल्थ सेक्टर पे बात करना चाहूँगी। जो हमारे यहाँ पे बिहीबाग में PSC है, PSC बिहीबाग, उसमें हमें डॉक्टर्स नहीं है। मैं वहीं पे रहती हूँ। वहाँ पे कल एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले, बिफोर 2 डेज़ वहाँ पे एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ। उसको लिया था फर्स्ट एड के लिए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसको बोला गया कि उसको कुलगाम लिया जाए। उसको वहाँ पे फर्स्ट एड नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे ना इक्विपमेंट्स है,
कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन नहीं है, डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे गांव में हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गांव में हॉस्पिटल नहीं होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल होते हुए भी नहीं है। हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी जब फर्स्ट एड की तो उस ड्राइवर को नहीं मिला, उसको कुलगाम लेना पड़ा। तो ऐसा क्या फ़ायदा इस हॉस्पिटल का? वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं होते अवेलेबल, हमें जाना पड़ता है वहाँ पे 50 रुपीज़ किराया लगा के वहाँ पे जाना पड़ता है कुलगाम में, क्योंकि हेल्थ पे ज़्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि जब बिकॉज हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। उसी से हम, जब हम हेल्दी होंगे तो हम पढ़ भी सकते हैं। कोई सभी हेल्थ, तो मेरा यही है कंसर्न कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स को लाया जाए, उसमें इक्विपमेंट्स को लाया जाए, वो मशीन्स वहाँ पे अवेलेबल हो। वहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे ECG नहीं कर पाते हम, खाली वहाँ पे जो कर पाते हैं खाली 2 दिन पहले मुझे वहाँ पे जाना था, मुझे एक फॉर्म फिल करना था, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट कराने थे। तो वहाँ पे जो टेस्ट हुए वो था CBC, यूरिन एग्जामिनेशन और डेंटल का चेकअप हुआ, और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बाकी जो हमारा था USG, एक्सरे, CT स्कैन, वो हमें कराना पड़ा यारीपोरा में। तो अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे वो सुविधा क्यों नहीं है, ये मेरी बात है। अगर हम देखेंगे जो वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो फॉल्टी है, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन, आप अगर अभी भी आप वहाँ पे जाके विज़िट करोगे तो एक बेड पे आपको देखने को मिलेगा, एक एक बेड पे उन्होंने तकरीबन 3-3, 4-4 पेशेंट्स रखे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ बेड्स की वजह से जो भी वहाँ पे उनको अच्छी तरह से वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ पे उनको केयर नहीं किया जाता है। और रही बात, अगर आप देखोगे हर साल वहाँ पे जो गायनी रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो 1-2 की डेथ वहाँ पे हो जाती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स एज वेल एज द, ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस नहीं है, जो वहाँ पे हमारे CMO साहब है, BMO साहब है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट। मैं आपको एक यहाँ पे बात कहूँगा, मेरी वाइफ लास्ट ईयर शी वाज प्रेग्नेंट। हम वहाँ पे एक टेस्ट कराने के लिए गए। हम जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वहाँ पे हमें एक USG लिखा, तो उन्होंने USG इमरजेंसी कराने के लिए वहाँ पे बोला कि आप ये USG इमरजेंसी में करा दीजिए। मैं डॉक्टर का वेट करता रहा नीचे, 10 बज गए। 10 बजे डॉक्टर साहब को आना था, तकरीबन 11:15 तक डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं आ गए। जब मैंने जो गेट पे बैठा था उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, डॉक्टर साहब को 10 बजे आना है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आएंगे। लेकिन जब 11:15 बज गए, 11:15 बजे वहाँ पे डॉक्टर साहब एंटर होते हैं रूम में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अभी डॉक्टर साहब क्यों आ गए, 10 बजे अगर इनको आना था, तो उन्होंने बोला कि आप भाई चुप कर दो। जब हम वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं है, तो वो हमें वहाँ पे बोलते हैं आप अपने जो आपके रिप्रेजेंट्स जिन्होंने आपको रिप्रेजेंट बनाया है उनके पास जाइए, क्योंकि उनकी भी वहाँ पे अगर हम देखेंगे उनकी भी गलती वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टाफ है उनको स्टाफ ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उतने डॉक्टर साहिबान नहीं अवेलेबल है कि वो हर किसी को वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सके। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली जो असल में जो देखा जाता है जिसमें वो मेन पावर है, जो मेन पावर होता है वो इसी की कमी की वजह से होता है। अगर हम देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है वहाँ पे डेवलपमेंट किस पे ज़्यादा मुनहसर होती है, आई थिंक दैट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ऑन हेल्थ। जितना डेवलप्ड एजुकेशन और हेल्थ होगा इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे होती है, वो कंट्री की डेवलपमेंट भी होती है। इधर मेरे एक भाई ने ये बताया कि गायनी की एक मिसाल बताई, मैं भी एक गायनी की मिसाल ही पेश करना चाहता हूँ। पिछले साल मतलब 4-5 दिन हम वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ के फिर 5 दिन के बाद हमें बोला गया नहीं आपको रेफ़र होना है। ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेहरबानी करके चाहे गायनी डिपार्टमेंट हो चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट को आप पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड बनाइए, ताकि जो एक आम आदमी है
जो एक आम मजदूर होता है या एक आम आदमी होता है जिसके पास बेचारे पैसा वक्त पे पैसा भी नहीं होता है, उसको आप गैर ज़रूरी वक्त पे रेफ़र करते हो, श्रीनगर रेफ़र करते हो। आम तौर पे जो गाइनीज पेशेंट होते हैं उनको आम तौर से रेफ़र किया जाता है फिर श्रीनगर के लिए, LD के लिए। और क्या करे वो बेचारा जिसके पास उसका ना पैसा होता है ना और कुछ होता है, लिहाजा इस डिपार्टमेंट को, चाहे गायनी डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम तो अब बिल्कुल हम उससे गुजारिश करेंगे जिसने उतना सारा डेवलपमेंट किया इधर कुलगाम में, हम यही उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह कि इसको वो फर्दर डेवलप और ज़्यादा डेवलप करें। जहाँ तक हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है, मुझे लग रहा है कि अभी वो कागज़ों पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है। जब हम वहाँ पे देखते हैं स्टाफ, चाहे वो सर्जरी का हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स का हो, वहाँ पे स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी है कुलगाम में। इसलिए जो डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं फार फ्लंग एरिया से, उनको सफ़र करना पड़ता है। मेरी गुजारिश यही रहेगी मौजूदा जो आज प्रेजेंट हुकूमत है कि जितनी भी वैकेंसीज़ है हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, पैरामेडिक्स की हो या और जो वैकेंसीज़ है हेल्थ में, वो फिलफोर रेफ़र की जाए कंसर्नड SSB को या PSC को, ताकि हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की कमी है वो दूर हो जाए। बहुत सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस सेक्टर में। अभी हमारा जो कुछ दोस्तों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक ज़माना था कि हमारे पास था ही नहीं कुछ, लेकिन आज है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, ख़ासकर उसमें जो स्टाफ की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ कमी नहीं है, बिल्डिंगें बनी हैं, वार्ड्स बने हैं, वहाँ पर मशीनरी लगी है। और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अभी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ डायलिसिस भी होती है, CT स्कैन भी है। और यहाँ पर भी अभी हमारी बच्ची ने कहा जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ बीहबाग में है, वहाँ ECG भी है, वहाँ एक्सरे का भी है, यानी टेस्ट कराने के लिए। लेकिन अगर कमी है वो है स्टाफ की, वो है उस मशीनरी को चलाने के लिए जो स्टाफ चाहिए, जो डॉक्टर्स चाहिए, उसकी कमी है। और उसमें हम उम्मीद करेंगे कि जो नई हुकूमत बनी है वो इस सेक्टर को प्रायोरिटी पर लें और जो वैकेंसियां हैं उनको जल्द अज जल्द फिलअप करके वहाँ पर डॉक्टर्स तैनात करें, ताकि इस सेक्टर में जो है कुलगाम वो जो मसाइल हैं उनका अजाला हो सके। ये हमारा मानना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं पर कमी होगी, उसको भी ठीक करना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स बने हैं बहुत सारी जगहों पर, और हम उम्मीद करेंगे हमारा यहाँ यारीपोरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यारीपोरा स्टाफ की वजह से वो पड़ा है। वहाँ पर पहले ज़माने में हमारा जो है कुलगाम से भी ज़्यादा हेल्थ के मामले में यारीपोरा बड़ा अच्छा सेंटर माना जाता था, लेकिन आजकल वहाँ बिल्डिंग बनी है, लेकिन स्टाफ की वजह से मेन जो इसमें फॉल्ट है वो है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है। और हम इस सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो अवलीन फुर्सत में उसकी तरफ तवज्जो दें, डॉक्टर्स को लाएं। और डॉक्टरों से भी हमारी गुजारिश है कि प्राइवेट प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन खुदा के बाद अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं, ये ज़िंदगी और मौत का जब सवाल आ जाता है वो डॉक्टर ही होता है। और डॉक्टर से हम उम्मीद करेंगे कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करें, लेकिन उसमें भी कोई वो हद रखें। ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस में ही जाना है, सरकारी तौर जो वो तनख्वाह लेते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, यही हमारा मानना है। लेकिन जब भी हमारे पास मतलब फ्रूट का सीज़न आता है तो हमको ना रेट डाउन हो जाती है उस टाइम। 5 मिलन पेवान गसुन आज हस्पताल, अगर बीमार गस का सह पेवान अस न्यून पुलवाम। Particularly talking about Pulwama, we see that there are a few employment options that are available here. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आजकल जो दौर चल रहा है वो AI का दौर चल रहा है। पिछले 5 साल में अगर जो कंपटीशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान,
اس میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہی آگے جا رہی ہے. اسکول جب اسکولوں میں ایجوکیشن پراپرلی نہیں ملے گی تو پھر روڈوں کو کیا کرنا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ابھی پلوامہ میں موجود ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے ہماری ٹیم کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے مسئلے مسائل سن کے اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. تو آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا تھا ضلع کلگام میں اور ہم نے یہاں پہ لوگوں کے مسئلے سنے, ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر سماپت ہو رہا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے ایریا کے مسئلوں مسائل ہمارے پروگرام میں شمول کرنا تو دیے گئے سائٹس پر ہمیں وزٹ کریں. تب تک کے لیے دیجیے ہماری روبرو کی ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.